नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु ट्रेड लिंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज हम स्टॉक की डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। देखा जाए तो एक तरह से एक्सपर्ट लेवल की यहाँ पे डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले। देखते हैं आने वाले टाइम में स्टॉक में आपको कितना पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या कितनी ज्यादा नेगेटिव परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। देखो, अगर स्टॉक के 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे आपको एक लगातार अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट हुई है। देखो, स्टॉक को लेके लगातार हमारी पिछले एक महीने से जबरदस्त कवरेज थी। मैं आपको बार बार बोल रहा था भाई, स्टॉक को कम से कम 10 से 15 अक्टूबर सितंबर तक होल्ड करके जरूर रखना। एक आपको अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम और यहाँ पे जबरदस्त अपर सर्किट भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अभी जो स्टॉक है काफी ज्यादा डाउन चल रहा है। स्टॉक के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है कि भाई जो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो जल्दी आने वाले। साथ में वहां पे जो फाइनेंशियल ट्रेडिंग विंडो है उसको बंद कर दिया गया है, जो कम से कम 5 या 10 दिन मतलब 10 अक्टूबर के आसपास तक बंद रहेगी। जब तक कोई भी ट्रेडिंग विंडो बंद रहती है तो आपको मार्केट के अंदर फाइनेंशियल रिस्पॉन्स कंपनी की तरफ से देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो ऑडिट वगैरह चलते हैं कंपनी में तक कहीं उसमें गड़बड़ ना हो जाए तो कंपनी फाइनेंशियल जो टर्म्स होती है उनको कुछ टाइम के लिए बंद कर देती है, 5-10 दिन के लिए। ठीक है, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उसके बाद जैसे ट्रेडिंग विंडो ओपन होगी आपको स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखते हैं स्टॉक के अंदर जो गिरावट है और पॉजिटिव मोमेंटम है कहाँ कहाँ तक जाने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए आपको इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखना काफी जरूरी है। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर स्टॉक का करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 23 रुपए 57 पैसे, साथ में 1 रुपए 25 पैसे की जबरदस्त यहाँ पे गिरावट के साथ स्टॉक यहाँ पे काफी जबरदस्त तरीके से गिरता जा रहा है। साथ में अगर देखा जाए तो 5% से ज्यादा की यहाँ पे आज को आपको गिरावट देखने को मिली कल के दिन। ठीक है, अगर इस स्टॉक के लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 16 रुपए 70 पैसे से चल के 45 रुपए 15 पैसे के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे जो अच्छा खासा रिटर्न मिला है इन्वेस्टर्स को, 2.5 गुना के आसपास अच्छा खासा रिटर्न मिला। अगर स्टॉक में डिविडेंड की बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पे कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं कर रखा। अगर पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे जो स्टॉक का ट्रेंड है वो एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में। देखने वाले हैं स्टॉक के अंदर आपको कितना फाइनेंशियल मोमेंटम देखने को मिल रहा है, कंपनी कितनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसकी क्वार्टरली रिजल्ट का क्या कुछ रहा है, वहां पे ऑपरेशनल और सेल्स एक्टिविटी आखिर क्या कुछ परफॉर्म कर रही है। तो उसके लिए हम कंपनी का फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे जून 2024 का। ठीक है, अगर रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू 554 करोड़ के आसपास है। साथ में 29% की यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ में अगर नेट इनकम की बात करें तो 71 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 254% की ग्रोथ के साथ है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 12.5% के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 173% की ग्रोथ के साथ है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की थोड़ी सी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अगर स्टॉक की मार्केट कैपिटल देखी जाए और जो स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है उसके हिसाब से जो मार्केट कैपिटल है वो काफी ज्यादा परफेक्ट है। अगर मान लो यही प्राइस रेंज किसी पावर सेक्टर की होती तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल आपको 1-1.5 करोड़ के आसपास मिलती। अगर मेटल या फिर किसी भी एल्यूमिनियम वगैरह से रिलेटेड स्टॉक की यहाँ पे सेक्टर के स्टॉक की यहाँ पे मार्केट कैपिटल होती तो कम से कम 15 से 20 हजार करोड़ के आसपास मिलता है। और ज्वेलरी स्टॉक या फिर फर्टिलाइजर स्टॉक का अगर यहाँ पे ये स्टॉक होता तो यहाँ पे आपको 5 हजार से लेकर 8 हजार करोड़ की मार्केट कैपिटल देखने को मिलती है। लेकिन जो ये स्टॉक है वो लॉजिस्टिक कैटेगरी का है तो उसके हिसाब से जो मार्केट कैपिटल है काफी सही है। देखो, मार्केट कैपिटल अगर मार्केट में ज्यादा हो जाती है तो वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और स्टॉक की परफॉर्मेंस गिर जाती है। और अगर किसी भी स्टॉक की जो मार्केट कैपिटल है वो गिरती है तो वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ जाती है। साथ में स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं दो ऐसे की फैक्ट के बारे में जो किसी भी स्टॉक्स की जान होती है, जिसके बिना हम स्टॉक्स को एनालिसिस वगैरह कर ही नहीं सकते। वो होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है आरओई और आरओसीई। देखो, आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कितना देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो नियर बाई एवरेज है वो 2.61 है। तो देखा जाए तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा। साथ में अगर आरओसी की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल 4.5 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है, 4.75 के आसपास देखा जाए तो कम से कम यहाँ पे 10 या 15 के आसपास होना चाहिए रेशो, लेकिन यहाँ पे रेशो काफी कम है, मतलब रिटर्न इस स्टॉक में काफी कम आपको देखने को मिलेगा। अब बात करने वाले हैं बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू एक तरह से एवरेज होती है शेयर की। शेयर की जो लाइफ टाइम बाई और सेल आउट करने के बाद जो एवरेज निकल के आती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं।
कोई भी कंपनी का स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से नीचे कभी भी शेयर प्राइस को गिरा नहीं सकता। अगर वो शेयर प्राइस को गिरा देता है बुक वैल्यू से नीचे तो वहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उसका तो पता नहीं, लेकिन वहाँ पे DII, FII और प्रमोटर्स इनकी दब के ठुकाई होती है और कंपनी को फिर दोबारा प्रमोटर नहीं मिलते और कंपनी पूरी तरह से डीलिस्ट होने की कगार पे आके खड़ी हो जाती है। साथ में सेबी उसको ASM और GSM की लिस्ट में डाल देता है, जहाँ पे कंपनी पे एक सर्विलेंस लग जाता है। उसकी जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, लेन देन है, वो सभी को मेजर किया जाता है, साथ में उसके ऊपर सर्विलेंस और मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, जब भी कोई भी ब्रोकरेज के थ्रू आप कोई भी शेयर खरीदते हो तो आपको एक नोटिस या मैसेज आपको भेजा जाता है कि आप जहाँ पे स्टॉक खरीद रहे हो वो कंपनी अंडर सर्विलेंस है। अगर आप वहाँ पे कोई भी स्टॉक खरीदते हो तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो कंपनी किसी भी केस में डीलिस्ट हो जाती है तो डीलिस्ट होने के बाद जाहिर सी बात है आपका स्टॉक जो है वो जीरो हो जाएगा। उस केस में आपको रिकवरी के तौर पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको पर शेयर 1 रुपये यहाँ पे एज ए रिकवरी देखने को मिलेगी, चाहे शेयर आपने 10, 15, 20 कितने भी रुपए पे क्यों ना खरीदा हो। तो यहाँ पे रिकवरी अमाउंट आपको 1 रुपये पर शेयर आपको देखने को मिलेगा। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में कभी भी फेस वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि अगर कोई भी बंदा किसी भी शेयर को खरीदता है, ठीक है, तो किसी भी लेवल पे खरीदे तो हमेशा प्रॉफिट बुक करके ही निकलेगा। अगर उसके मार्केट में न्यूज़ मिलती है कि कंपनी डेलिस्ट होने वाली है तो वो या तो एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट के साथ निकल जाएगा मार्केट से या फिर थोड़ा बहुत लॉस लेके वहां से निकल जाएगा, लेकिन वो फेस वैल्यू तक आने का इंतजार नहीं करता। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड पे आपको अलग अलग रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 वीक की होल्डिंग पे आपको 2.5% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 मंथ की होल्डिंग पे कोई भी रिटर्न नहीं है। 3 मंथ्स की मिनिमम होल्डिंग पे आपको 15, 15.5% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। 6 मंथ की होल्डिंग में भी कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। 9 मंथ की होल्डिंग पे भी कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड पे देखते हैं आपको कितना कितना रिटर्न मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में 1 ईयर पे भी कोई रिटर्न नहीं है, 2 ईयर पे भी कोई रिटर्न नहीं है, 3 ईयर पे भी कोई रिटर्न नहीं है, 4 ईयर पे भी कोई रिटर्न नहीं है और 5 ईयर की होल्डिंग पे भी कोई रिटर्न नहीं है। अगर ओवरेज करके एक एवरेज करके देखा जाए तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में तो आपको बिल्कुल भी कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 3 मंथ में और 1 वीक के अंदर आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। बाकी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कोई भी खास रिस्पॉन्स नहीं है। तो देखा जाए तो स्टॉक ना तो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल है ना ही शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अभी मान लो जैसे आपने 3 मंथ का होल्ड कर लिया तो ये सिर्फ 15% के आसपास है। अगर स्टॉक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो हो सकता है आपको यहाँ पे भी रिटर्न देखने को ना मिले। तो स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है काफी खराब है। ROE जो है उसका रेशियो भी काफी कम है, ROC का भी रेशियो काफी कम है। ठीक है, साथ में फेस वैल्यू है वो भी काफी कम है, साथ में जो इसका ट्रेंड है ट्रेंड भी बिल्कुल एवरेज की नियर बाई है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे किसने कितना कितना माल दबा रखा है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 74.97% है, जो इस साल भी 74.97% की होल्डिंग के साथ है। देखा जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग में यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता। अब बात करने वाले हैं DII की होल्डिंग के बारे में। लास्ट ईयर यहाँ पे DII की कोई भी होल्डिंग नहीं है, लेकिन इस ईयर 0.04% की DII की होल्डिंग है। देखा जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल आपको DII की होल्डिंग में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं FII की होल्डिंग के बारे में। लास्ट ईयर यहाँ पे 0.24% FII होल्डिंग थी, जो इस साल बढ़ के इस साल गिर के यहाँ पे 0.06% के आसपास आके खड़ी हो गई है। साथ में बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग की तो यहाँ पे लास्ट ईयर 24.79% होल्डिंग थी, जो इस साल घट के 24.93% के बढ़कर यहाँ पे 24.93% की होल्डिंग रह गई है। तो यहाँ पे FII यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है इसकी होल्डिंग में थोड़ा सा आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, DII की होल्डिंग में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। बाकी प्रमोटर्स यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इनकी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी होल्डिंग नहीं है। ठीक है, देखो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी स्टॉक आप लेते हो तो वहां पे आपको प्रमोटर, DII, FII और गवर्नमेंट की होल्डिंग का कितना रेशियो मिनिमम वहां पे होना चाहिए। तो किसी भी स्टॉक को अगर आप बाय करते हो तो वहां पे 35% इन चारों की होल्डिंग का होना काफी जरूरी है। अगर जिस स्टॉक में इन चारों की होल्डिंग 35% या इससे जितनी ज्यादा रहेगी आपको स्टॉक में उतना ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम और परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और अगर किसी स्टॉक के अंदर इसकी जो रेशियो है प्रमोटर, DII, FII और गवर्नमेंट इनकी होल्डिंग अगर 35% या इससे कम है तो आपको या तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहिए या फिर आपको स्टॉक से जितनी जल्दी हो सके उतना बाहर हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे 50, 60 या 70, 80, 90% से ऊपर आपको इन चारों की होल्डिंग देखने को मिलेगी और वहां पे एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट से देखने को मिल सकता है। तो देखा जाए तो स्टॉक में कोई भी खास परफॉर्मेंस नहीं है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है, मतलब जो टोटल एवरेज जो बन के आती है होल्डिंग की, वो यहाँ पे 75% के आसपास आ रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आने वाले टाइम में यहाँ पे स्टॉक के अंदर एक खास पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए स्टॉक के अंदर कोई भी रिटर्न देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि स्टॉक से आप जितनी जल्दी निकल जाओ उतना सही है, नहीं स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट और आपको देखने को मिलेगी। हाँ, आने वाले टाइम में यहाँ पे एक जबरदस्त लेवल का अगर आपको यहाँ पे एक जबरदस्त लेवल का आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो उसके लिए कम से कम आपको जनवरी या फिर फरवरी तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जनवरी और फेब के अंदर आपको एक जबरदस्त लेवल का यहाँ पे एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, जबरदस्त रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट सिंधु ट्रेड लिंक स्टॉक को लेके और इसकी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जितने भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।